हेलो स्टूडेंट्स। आज के नए वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है, देखो ये जो वीडियो में बना रहा हूँ वो आप just a minute। ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा काम रहेगा आपको। 11 स्टैंडर्ड वालों को भी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पर यहाँ पे मैं एडलेस वाली मेथड को फॉलो करूंगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट वाली मेथड जो है वो सिर्फ 11 स्टैंडर्ड में ही आती है। इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, इन फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में एडलेस वाली मेथड ही यूज करते हैं और वही सही होती है। तो इसी वजह से मैं एडलेस वाली मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। अ, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको क्या इम्प्लीकेट करता है। चलो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। आपने एक 31 मार्च 2012, ठीक है, ले लेते हैं, ऐसा एक डेट है, 31 मार्च 2012, ये एक डेट है। उस दिन आप कैशबुक कैशबुक के अंदर बैंक कॉलम का बैलेंस देखा आपने, वो 5,000 रुपये था। बैंक कॉलम का बैलेंस मतलब आपने कैशबुक पता ही होगा आपको, कैशबुक में 3 कॉलम होती है। नॉर्मली ट्रिपल कॉलम नहीं बनाते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। आपने देखा कैशबुक प्रिपेयर आपने जो किया था उसके अंदर आपने देखा कि बैंक का बैलेंस 5,000 दिख रहा है, लेकिन उसी के साथ आपने पासबुक मंगवाई। पासबुक आपके पास होता है। पासबुक मतलब क्या, सिंपल बोलूं तो बैंक से आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसके अंदर, तो बैंक अपने पर्सपेक्टिव से पासबुक में वो चीज प्रिंट करके आपको देती है कि आपने कितने ट्रांजेक्शन किए। एज पर पासबुक आपका बैंक का बैलेंस है सपोज 6,000 रुपये। तो आपने सोचा कि कैशबुक में मेरा बैंक बैलेंस 5,000 है, वो भी सही है। अब पासबुक में 6,000 दिखा रहा है, वो भी सही होगा क्योंकि पासबुक है, बैंक गलती कैसे करेगा पासबुक में। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, वो डिफरेंस के रीजंस जानना, वो डिफरेंस के रीजंस जानना, इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस बोलते हैं। ये डिफरेंस क्यों है आपके बैलेंस के अंदर, ये जानना होता है। सिंपल है ना। आप सोचो, कई बार ऐसा होगा कि आपने किसी के पास से चेक रिसीव कर लिया, 5,000 रुपए का चेक किसी ने आपको दे दिया पेमेंट के तौर पे। आपने सपोज 29 मार्च 2012 के दिन वो चेक आपने बैंक में डाला कि आप मेरे क्लियर करवाने के लिए बैंक में डालते हैं, ठीक है। बैंक ने वो चेक क्लियर किया 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 के दिन वो चेक क्लियर किया। तो आप सोचोगे कि आपके कैशबुक में वो पैसे आपको मिल चुके हैं, कैशबुक में उसकी एंट्री हो चुकी है आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन पासबुक में बैंक ने अभी तक एंट्री नहीं की होगी टिल 31 मार्च 2012। 31 मार्च तो को अगर मैं देखूंगा उस दिन को, कैशबुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में नो एंट्री। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 31 मार्च के दिन। 1 अप्रैल के दिन पासबुक में उसकी एंट्री हो सकती है क्योंकि 1 अप्रैल को वो चेक क्लियर हुआ है। तो ऐसे रीजंस हो सकते हैं आपके बैलेंस में डिफरेंस के। तो ये जो रीजंस है ना, ये रीजंस है, देर माइट क्रिएट, दिस मे क्रिएट,
मिसकंसेप्शन, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कई बार। तो आप क्या करते हो सेफर साइड के लिए, हर बिजनेस में ऐसा होता है, सेफर साइड के लिए नॉर्मली हर 15 दिन के बाद एक बीआरएस क्रिएट किया जाता है। हर 15 दिन के बाद, ऐसा नहीं होता कि एट द एंड ऑफ द ईयर, हर 15 दिन के बाद नॉर्मली। इट इज अप टू यू, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कब ये बैंक रिकंसिलिएशन बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है, इट मे बी क्रिएटेड फॉर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और अ ईयर। ठीक है, इट इज अप टू यू। तो नॉर्मली जनरली जो बिजनेसेस करते हैं, हर 15 दिन के बाद एक बारी बैंक कैश बुक और बैंक बुक पासबुक, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके रीजंस जान लेते हैं, ताकि रीजन सही है ना, रीजंस आर इन कंट्रोल और रीजंस आर नॉट इन कंट्रोल। अगर रीजंस आर इन कंट्रोल, हमने जान लिया जो रीजन सही है, देन इट इज ओके। लेकिन कोई रीजंस ऐसे है कि दोनों के बैलेंस मैच नहीं कर रहे, कोई अलग सा रीजन ऐसा है जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हमें स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, उसको वापस चेक करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंसेस, जो रीजंस जानने की प्रोसेस है ना, उसी को बोलते हैं बीआरएस। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैश बुक के हमारे जो बैलेंस है उससे हम पासबुक के बैलेंस को टैली करते हैं, उसी को तो बोलते हैं बीआरएस। तो यही तो कॉन्सेप्ट है बीआरएस का, सिंपल है। तो अब किसी किसी रीजंस होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये नॉर्मली मैंने आपको बीआरएस समझा दिया, इसके अंदर कि थियोरेटिकली बीआरएस होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है बीआरएस। देखो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है मस्त। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस सच एज कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में और पासबुक में दोनों में डिफर कर सकता है। देखो बैलेंसेस भी हो सकता है, और इसके साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बीओडी। क्रेडिट बैलेंस अगर होगा कैश बुक में तो वो बीओडी माना जाता है, पासबुक में डेबिट बैलेंस अगर होगा तो बीओडी माना जाता है। ठीक है, तो देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस सच एज कैश बुक एंड पासबुक। सो what are those reasons that has to be found out, and for that we have to prepare BRS। सिंपल सिंपल सा है, वी हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। अब इसके लिए चार चीज जो है वो याद करवाते हैं सब, पर नॉर्मली इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं जिस हिसाब से बीआरएस समझाऊंगा, इसके लिए आपको इतना ज्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं चार चीज आपको बता देता हूँ। देखो, कैश बुक के अंदर, कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक के अंदर अगर आपको बोले कि डेबिट बैलेंस है, तो उसको माना जाएगा बैंक बैलेंस, उसको माना जाएगा बैंक बैलेंस। एंड अगर कैश बुक के अंदर आपको बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस, तो उसको बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको बैंक बैलेंस बोलेंगे। इसको सेकेंड, और इसको बीओडी बोलेंगे। क्यों? डेबिट बैलेंस मतलब सिंपल है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कैश बुक में, बैंक कॉलम का, नो कैश अकाउंट, कैश कॉलम की बात ही नहीं हो रही है। बैंक रिकंसिलिएशन की बात है तो कैश बुक में बैंक कॉलम की ही बात होगी। तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस बोला मतलब बैंक बैलेंस, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस बोला मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर पासबुक की बात करें तो पासबुक में डिफरेंस होता है। पासबुक में अगर आपको बोला जाए कि डेबिट बैलेंस है, तो वो माना जाएगा बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका। एंड पासबुक में क्रेडिट बैलेंस अगर आपका है, तो उसको माना जाएगा बैंक बैलेंस। देखो ये क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। पासबुक जो है ना, कैश बुक जो है, वो हम हमारे पर्सपेक्टिव से बैंक अकाउंट बनाते हैं कि बैंक में बैंक रिसीवर है कि बैंक गिवर है, या तो दूसरे तरीके से बैंक में पैसा आया तो डेबिट करेंगे, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट करेंगे। कैश बुक जो है वो कस्टमर अपने पर्सपेक्टिव से बनाता है। लेकिन पासबुक जो है ना, पासबुक जो है वो बैंक बनाता है, बैंक प्रिपेयर करता है। जिस बैंक के पास आपने सर्विस लिया है, तो सपोज बैंक के पास आपका नाम एक्स है, ठीक है, तो बैंक अपने बुक में एक्स अकाउंट प्रिपेयर करेगी। एक्स अकाउंट मतलब आपका अकाउंट, आप एक कस्टमर हो, आपका अकाउंट प्रिपेयर करेगी। अब सपोज आपने पैसे डिपॉजिट किए, आपने पैसे डिपॉजिट किए,
तो आप अपने कैश बुक में क्या एंट्री करोगे वो मैं बता देता हूँ वो भी। आप अपने कैश बुक, ये बैंक अपने पर्सपेक्टिव से एक्स अकाउंट बनाया और कस्टमर ने अपने पर्सपेक्टिव से कैश बुक में बैंक अकाउंट पर प्रिपेयर करते हैं ना बैंक कॉलम, तो उसको मैं बैंक अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। बैंक में पैसे आपने डिपॉजिट करवाए तो आप तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने कैश डाला बैंक के अंदर, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश। सपोज 5,000 रुपए आपने डाले, ठीक है। आइए आपके पर्सपेक्टिव से आपने नॉर्मल एंट्री कर दी। बैंक अपने पर्सपेक्टिव से एंट्री क्या करेगा, बैंक के पास पैसे आए, बैंक के पास पैसे आए, किसने दिए, एक्स ने दिए, तो यहाँ पे बाय कैश लिखेगा वो। 5,000 रुपए आया, किसने दिए पैसे, एक्स ने दिए। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि बैंक में कैश बुक में डेबिट होता है तो पासबुक में क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि आप गिवर हो। अगर आपने कुछ पैसे उठा लिए, मतलब आपने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए बैंक में से, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा, आप सोचो कि 4,000 रुपए आपने, सपोज 4,000 रुपए निकाल लिए, तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो बैंक की क्रेडिट पे आप लिखोगे बाय कैश, कस्टमर, आप एज ए कस्टमर ऐसा ही लिखोगे 4,000 रुपए आ गए। बैंक क्या सोचेगा, बैंक के पास से पैसे गए, गए, तो एक्स इज द रिसीवर, आप रिसीवर हो, बैंक के परस्पेक्टिव से सोचो। एक्स टू कैश, कितने रुपए, 4,000 रुपए है, तो ये 5,000 और 4,000 हो गया। अब आप सोचो कि अब मैं बैलेंस निकालने की कोशिश करूंगा, तो अब क्या होगा, पासबुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कस्टमर के पैसे यहाँ पे ज्यादा पड़ा हुआ है 1,000 रुपए, तो पासबुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कस्टमर के पैसे बैंक के पास है, इसी वजह से इसको बैलेंस बोला जाएगा। ये बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, और यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, देख लो 1,000 रुपए, इसी वजह से हम बाय बैलेंस लिखते हैं। दैट्स इट। तो इसी वजह से रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो दो चीज है, ये भी आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, पर मैंने जो बताया उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे कि हमें रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमें तो ज्यादा नॉर्मली ही काम करना है, ठीक है। तो अब हम रीजंस के दौर पे, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक रीजन, कौन सा ट्रांजेक्शन और कैसे हमें वो रीजंस पे वर्कआउट करना है। देखो, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है ना, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस से सोचेंगे, बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट अगर बैलेंस है तो मैं बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो सोचूंगा, सिंपल। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मैं बीओडी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो सोचूंगा। इट इज दैट सिंपल। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है, या तो पासबुक का है या कैश बुक का, बैलेंस है तो बैलेंस इंक्रीज हुआ ट्रांजेक्शन की वजह से या डिक्रीज हुआ वो सोचना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज होगा वो सोचना है हमें, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सारे रीजंस के साथ जो ट्रांजेक्शन आपको दिए गए वो मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो, रीजंस फॉर डिफरेंस फॉर बैंक बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, कौन से रीजन की वजह से वो दोनों, अभी मैंने आपको बताया ना कि दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, कौन से रीजंस की वजह से डिफरेंस हो सकता है। तो फर्स्ट है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब यहाँ पे देखो, सपोज इसके अंदर ₹5,000 है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिट किया मतलब आप कैश बुक प्रिपेयर हो, पासबुक कौन प्रिपेयर कर रहा है, बैंक, ठीक है। तो आपने डिपॉजिट किया मतलब आपके कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब यहाँ पे बैलेंस से सोचता हूं, मैं किससे सोचना स्टार्ट कर रहा हूं, बैलेंस से, ठीक है। अगर मैं बैलेंस से सोचना स्टार्ट करूं, बैलेंस की बात कर रहा हूं, हाँ, तो चेक डिपॉजिट करना मतलब, सपोज आपको बोलूं ना, तो चेक डिपॉजिट करना मतलब आपने बैंक में पैसे डाल दिए,
पर बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। इट इज दैट सिंपल। तो अगर आपका बैलेंस होगा, आपको कैसे सोचना है वो भी बता देता हूँ। बैलेंस से आपने स्टार्ट किया, सपोज पहले लिखो कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना उसको यहाँ पे लिखो डेबिट, उसको लेफ्ट साइड पे लिखना है। और जहां पे आपको पहुंचना है, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट साइड लिखो, जहां पे आपको पहुंचना है वो पासबुक है, वो राइट साइड लिखो। सपोज 5,000 रुपए का चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है, और आप आपके कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, पर बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक में बैलेंस से मुझे सोचना है। अगर आपने डिपॉजिट किया तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बट ऑब्वियस आप बोलोगे सर पैसे आए तो इंक्रीज होगा। डेबिट करते हो ना, मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो 5,000 रुपए इंक्रीज होगा, तो 5,000 रुपए लिख दो यहाँ पे। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब क्या? दोनों को इक्वलाइज करना है मुझे। तो दोनों को इक्वलाइज करना है मतलब क्या? कैश बुक से पासबुक पे मुझे जाना है। तो कैश बुक के पासबुक पे मुझे अगर जाना है तो मैं इफेक्ट भी किसको दूंगा? कैश बुक को ही दूंगा इफेक्ट। इन ऐड या लेस करना है वो मुझे कैश बुक में ही करना है। तो पासबुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पासबुक का टोटल मैंने डैश कर दिया। जो पासबुक में लिखा है उसका टोटल को मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे भी डैश करना पड़ेगा। तो ये कैश बुक जो है यहाँ पे 5,000 लेस कर दो। कैश बुक से पासबुक पे अगर जाना है तो 5,000 रुपए लेस कर दो, आप पासबुक पे पहुंच जाओगे। सिंपल है। अगर यही ट्रांजेक्शन बीओडी से सोचना होता आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट से, यही ट्रांजेक्शन बैंक ओवरड्राफ्ट से सोचना है आपको, कैश बुक से पासबुक पे जाना है, अगर कैश बुक से पासबुक पे जाना है, ओवरड्राफ्ट से सोचना है। 5,000 रुपए आपने बैंक में भर दिए, जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में कर दी होगी, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। आप सोचो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से सोचना है। अब ओवरड्राफ्ट से सोचना है, आप कैश बुक पे हो, पासबुक पे जाना है। अगर आपने पैसे बैंक में भर दिए तो आपका ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ओवरड्राफ्ट आपका डिक्रीज होगा इन कैश बुक। पैसे आए बैंक में तो आपका ओवरड्राफ्ट कैश बुक में डिक्रीज होगा। तो आप 5,000 को डिक्रीज कर दोगे। ओवरड्राफ्ट है भाई, मेरा ओवरड्राफ्ट 5,000 से डिक्रीज होगा क्योंकि आपने 5,000 भर दिए। पासबुक में अभी तक वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। दोनों को मुझे इक्वलाइज करना है। तो पासबुक का टोटल तो डैश ही लिखना पड़ेगा मुझे, इसको भी मुझे डैश लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पासबुक पे मुझे जाना है। तो यहाँ पे 5,000 रुपए प्लस कर दो। तो 5,000 लेस 5,000 प्लस, तो दोनों इक्वल हो गए। ये कैशबुक से पासबुक पे जाने की प्रोसेस थी। ये कैशबुक से पासबुक पे जाने की प्रोसेस थी। अगर पासबुक से मुझे कैशबुक पे जाना है, अगर पासबुक से मुझे कैशबुक पे जाना है, पासबुक से यहाँ पे बैलेंस से सोचते हैं। अगर पासबुक से आपको कैशबुक पे जाना है, यही सेम ट्रांजेक्शन, अब आपने 5,000 रुपए भरे, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो पासबुक में मैं डैश कर दूंगा। मुझे जाना कहाँ है? पासबुक से कैश बुक पे। सोचना है बैलेंस। 5,000 से बैलेंस इंक्रीज हो गया आपका कैश बुक में। तो 5,000 कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो कैश बुक में तो 5,000 से बैलेंस इंक्रीज कर दूं। अब मुझे टोटल दोनों का इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो 5,000 है ना, कैश बुक में कुछ नहीं कर सकता मैं। मुझे जो ऐड या लेस करना है वो पासबुक में करना है, क्योंकि पासबुक से कैश बुक में जाना है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सिंपल, अभी मैं ये कर दूंगा कि 5,000 रुपए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे जो 5,000 लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 5,000 ऐड कर दो पासबुक में, तो आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है। अब बीओडी से सोचते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बीओडी पासबुक से, आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का बीओ बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपको जाना है कैश बुक पे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक है, वो भी बीओडी है। तो अब बीओडी से सोचना है। सिंपल सिंपल है, मैंने बोला ना, बीओडी है तो बीओडी से सोचो, कैश बुक बैलेंस है तो बैलेंस से सोचो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे पासबुक है, कितना देखो, 5,000 रुपए का पासबुक है। अब पैसे तो पैसे आ गए कैश बुक में, पासबुक में तो एंट्री ही नहीं हुई है। पासबुक में नो एंट्री।
कैशबुक में बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पैसे आए तो डिक्रीज होगा बीओडी। इट इज दैट सिंपल। पैसे आए ना बैंक में, बीओडी कम हो जाएगा। तो बीओडी कम होगा तो 5,000 रुपये में लेस कर देता हूं। अब मुझे इक्वलाइज करना है। कैशबुक में तो 5,000 रुपये लेस आ जाएगा, यहाँ पे भी 5,000 रुपये लेस लिख देने पड़ेंगे। मुझे पासबुक से कैशबुक पे जाना है, तो कैशबुक में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करना है तो पासबुक में मुझे -5,000 लिखना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये चारों तरीके के स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने आपको पूरा ट्रांजेक्शन बता दिया। चारों तरीके से आपको मैंने बता दिया कि ये रीजन हो सकता है। सिंपल। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब सिंपल बोलू ना, चेक डिपॉजिट। अब आपको इस ट्रांजेक्शन को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं कि 31 मार्च 2012 जो मैंने आपको बताया, तो आपने चेक डाला था 29 मार्च 2012 के दिन, आपने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो क्लियर होने में 1 अप्रैल हो गई। तो 31 मार्च को अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो इसका डिफरेंस आएगा। सिंपल। डन। सेकंड है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इश्यू, चेक इश्यू करना मतलब आपने किसी को पेमेंट के लिए चेक दे दिया। आपने किसी को पेमेंट के लिए चेक दे दिया। देखो, अब मैं बैलेंस और बीओडी दोनों से सिखा दूंगा, एक बारी कैशबुक से एक बारी पासबुक से। सिंपल है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसके अंदर पहले तो ये समझना है कि कैशबुक में एंट्री हुई है या पासबुक में। चेक इश्यू कर दिया मतलब आपने किसी को पेमेंट कर दिया, आपने चेक लिखा। चेक इश्यू करना मतलब चेक लिखा किसी के ऊपर और आपने किसी को दे दिया पेमेंट के तौर पे, तो कैशबुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या? वो बंदा जिसको आपने चेक दिया था वो बैंक में जाके वो क्लियर करवाने के लिए नहीं गया, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। सिंपल है। तो अब यहाँ पे हम कितने रुपए का, सिंपल है देखो, इसको भी 5,000 रुपये लगते हैं। हमें सीखने के लिए एकदम सिंपल अमाउंट रखो। तो अब कैशबुक से मैं स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस है मेरा, कैशबुक का बैलेंस से मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे पासबुक पे जाना है। सिंपल है। कैशबुक में एंट्री हुई है, हाँ हुई है। आपने पेमेंट किया, आपने पेमेंट किया तो बैलेंस डिक्रीज होगा। कैशबुक में आपने एंट्री कर दी है, पेमेंट किया तो बैलेंस डिक्रीज होगा। तो 5,000 से बैलेंस डिक्रीज हुआ। पासबुक में एंट्री हुई है? नहीं हुई है भाई। तो फिर ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर दो, 5,000 है। पासबुक पे मुझे जाना है तो पासबुक में तो टोटल जो भी पासबुक पे जाना है, पासबुक में आप इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं कर सकते, तो डैश आ गया। अब यहाँ पे भी डैश होगा तो यहाँ पे 5,000 ऐड कर दो। दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे भी डैश ही करना पड़ेगा, तो ही तो इक्वल होगा दोनों। सिंपल है। अब यही चीज बीओडी से समझते हैं। बीओडी से समझते हैं कैश बुक एंड पासबुक। देखो, कैश बुक एंड पासबुक, बीओडी, आपने पेमेंट किया, आपने पेमेंट किया, कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ, हाँ। पेमेंट किया तो क्रेडिट करते हो कैशबुक में आप, तो बीओडी इंक्रीज होगा। पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होगा, तो मतलब आपका ओडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बीओडी लिखा है तो बीओडी से ही सोचना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, उससे सोचना है हमें। इट इज दैट सिंपल। पासबुक में एंट्री हुई है, नहीं हुई है भाई। पासबुक और कैशबुक को इक्वल करना है तो दोनों को इक्वल कर दो। डैश डैश, यहाँ पे 5,000 माइनस कर दो, दैट्स इट। आप पासबुक कैशबुक दोनों को इक्वल कर दिया। सिंपल। ठीक है। यहाँ पे मैंने कैशबुक से पासबुक पे लेके गया, आप थर्ड ट्रांजेक्शन को मैं क्या करूंगा, पासबुक से कैशबुक पे लेके जाऊंगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव से आपको समझ आता जाएगा। ठीक है। चेक इश्यू का मतलब आपने पेमेंट किया किसी को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब क्या? वो बंदे ने जिसको आपने पेमेंट किया है उसने पेमेंट का प्रेजेंटेशन नहीं किया। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक, इसका मतलब क्या? डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब किसी कोई कस्टमर है जिसने आपको, आपने इस उसको क्रेडिट सेल किया था, उसने बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे पासबुक में एंट्री हो चुकी होगी क्योंकि बैंक वाले ने तो पैसे ले लिए होंगे, उसने चेक दे दिया होगा कि भाई ये पेमेंट कर, पेमेंट डाल दो इसके अंदर।
तो पासबुक में एंट्री हो चुकी है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। पासबुक में एंट्री हो चुकी है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कैश बुक से ऊपर वाले में स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी इसको भी मैं 10,000 रखते हैं, चलो इसको, ठीक है। पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो पासबुक से स्टार्ट कर दे। अगर बैलेंस से मैं स्टार्ट करूं, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है, पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस, तो क्या होगा? अगर आपका बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप सोचो, पासबुक में तो एंट्री हो चुकी है, हाँ, पासबुक में पैसे आए, किसी कस्टमर ने पैसे डाले हमारे अकाउंट में, तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज होगा। हाँ भाई, 10,000 से बैलेंस इंक्रीज होगा। कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई है, कुछ नहीं होगा। दोनों को इक्वल अगर करना है, मुझे जाना कहाँ है? पासबुक से कैश बुक पे जाना है। कैश बुक को डैश कर दो यहाँ पे, क्योंकि दोनों यहाँ पे डैश है। मुझे तो पासबुक में इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर सकता हूँ ना, वो मैं पासबुक में ही कर सकता हूँ। मुझे पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो यहाँ पे 10,000 लेस कर दूंगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। अगर यही ट्रांजेक्शन को बीओडी से सोचते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एज पर पासबुक आपको दिया है, उसको कैशबुक से कैशबुक पे लेके जाना है। कैशबुक पे लेके जाना है, पासबुक से कैशबुक पे लेके जाना है। आपको पैसे मिले, बैंक में पैसे आए, तो ओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ओडी डिक्रीज हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस इंक्रीज होता है तो ओडी तो डिक्रीज होगा ना, कि ओवरड्राफ्ट आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसे आए, आपके अकाउंट में पैसे आए, तो 10,000 से आपका ओडी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे डैश कर देते हैं। दोनों को इक्वल करना है, कैश बुक में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दोनों को इक्वल करना है, 10,000 मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़े। तो इट इज अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ है, दोनों को इक्वल करना है। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे कैश बुक से होता, हाँ, अगर, क्योंकि ये जरूरी भी है, कैश बुक से पासबुक पे अगर आपको जाना है और बैलेंस है, तो कैश बुक में तो आपने एंट्री ही नहीं की है, पासबुक में एंट्री हो चुकी है, बैलेंस है तो बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। अब मुझे इक्वल करना है, मुझे कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो 10,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 10,000 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और तो 10,000 यहाँ पे। दैट्स इट। हो गया, सिंपल है। अब आते हैं इंटरेस्ट एंड कमीशन चार्जेस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बाय बैंक इन ट्रेडर अकाउंट। अब इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस देखो, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट, कई बार हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारी चीज चार्जेस चार्ज करता है हमारे पास से। कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज बैंक अपने हिसाब से कर लेता है। आपको देखो, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड आपको मैसेज आ जाता है तो आप रिकॉर्ड कर लेते हो, लेकिन कई बार आपसे छूट जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा समझ लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट कमीशन या चार्जेस अपने हिसाब से उन्होंने काट लिए आपके अकाउंट में से। मतलब काट लिए मतलब क्या, उन्होंने अपने हिसाब से आपके बैलेंस में से या आपके बैंक अकाउंट में से ले लिए। हो सकता है ये चीज, तो उन्होंने ले लिए, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, देखो, रिकॉर्डेड बाय बैंक, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब ये रीजन हो गया ना डिफरेंस का, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ही रीजन होगा। दोनों जगह पे अगर रिकॉर्ड हो चुका है तो डिफरेंस का कोई चांस ही नहीं है, डिफरेंस का कोई चांस ही नहीं है। तो इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड ट्रेडर अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, तो अब कैश बुक से मैं सोचने की कोशिश करते हैं, चलो। तो कैश बुक, सॉरी, बैलेंस एज पर कैश बुक से सोचते हैं। इसका अमाउंट है ₹10,000, ठीक है। सपोज ऐसा समझ लो, इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस बैंक ने अब से अपने हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में से ले लिए, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक पे आपको जाना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास है, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया? ना जी भाई, नहीं किया, तो डैश कर दो। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, हाँ, बैंक ने तो कर दिया है। बैलेंस से सोचना है, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा 10,000 से या डिक्रीज हुआ होगा? उन्होंने काट लिए पैसे, मतलब बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा। तो डिक्रीज हुआ तो 10,000 डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये 10,000 डिक्रीज हुआ ना, दोनों को इक्वल करना है मुझे, तो ये दोनों इक्वल कर दो, 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दो। सिंपल है, दोनों को इक्वलाइज कर दो, 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दो, ठीक है।
अगर यही चीज बीओडी से सोचना है, अगर आपको कैश बुक से जाना है पासबुक पे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना जी। पासबुक में 10,000 से बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे गए तो बीओडी इंक्रीज होगा। पैसे गए और गए पैसे, तो बीओडी इंक्रीज होगा। सिंपल है। तो बीओडी 10,000 से इंक्रीज हुआ, तो अब दोनों को मुझे इक्वलाइज करना है। सॉरी, दोनों को मुझे इक्वलाइज करना है। पासबुक में तो जो हुआ है वही मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 10,000, तो 10,000 यहाँ पे। सिंपल है। अगर कैश बुक है, बीओडी एज पर कैश बुक होगा ना, तो आपको उसके अंदर 10,000 जो भी होगा उसके अंदर 10,000 ऐड कर दो, पासबुक पे आप पहुंच जाओगे। सिंपल सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। फिर आता है फिफ्थ नंबर के ट्रांजेक्शन के ऊपर। अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये तो क्या ही मैं बताऊं। अमाउंट रिसीव हो गया है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये वाला ट्रांजेक्शन। चेक डिपॉजिटेड मतलब अमाउंट रिसीव, अल्टीमेटली चेक डिपॉजिट मतलब क्या, अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट आपको मिला। सिंपल है। अमाउंट आपको मिला, वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नॉट, सॉरी, पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब सपोज आप इसके अंदर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, इसके अंदर अमाउंट थोड़ा थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं इसको। इसके अंदर अमाउंट है 50,000 रुपये। ठीक है। आप पासबुक से सोचते हैं, पासबुक में वो भी बैलेंस है। ठीक है, पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक पे आपको जाना है। 50,000 रुपये आपने रिसीव किया, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, तो आपके पास बैंक में पैसे आए, तो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक में पैसे आए तो बैंक में आपका बैलेंस, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है, तो बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा 50,000 से। हाँ जी। कैश बुक में मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को मुझे इक्वलाइज करना है, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे 50,000 रुपये भाई। हो गया कि नहीं? सिंपल है। ये चीज हो गई। अगर बीओडी से आपको करना होता, पासबुक से आपको जाना है कैश बुक पे, तो क्या हुआ होगा, पासबुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, आपके अंदर पैसे आए, पैसे आए तो बीओडी डिक्रीज होगा। पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है, पैसे आप पे करोगे तो ओडी इंक्रीज होगा। तो ओडी डिक्रीज हुआ है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप 50,000 यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बीओडी एज पर पासबुक है, तो उसके अंदर 50,000 ऐड कर दो, तो आप कैश बुक में पहुंच जाओगे। सिंपल। ठीक है। फिर आते हैं, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो, चेक रिकॉर्डेड मतलब आपके पास पैसे आए थे, कोई कस्टमर ने आपको चेक दे दिया था, आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया, बट आप पासबुक में उस चीज को रिकॉर्ड करना बाकी रह गया। वही तो है, सिंपल है ना। कोई कस्टमर आपको, सपोज आपने 15 तारीख को, आप 15 मार्च के दिन आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को बैठे। सिंपल सिंपल। 13 तारीख को किसी ने, कोई कस्टमर आया, आपको ये चेक दे दिया उन्होंने, सपोज वो था 5,000 रुपए का। सिंपल है। 5,000 रुपए का चेक उसने आया, वो आया और आपको दे दिया कि 5,000 रुपए ये लो, अब ले लो। आपने वो चेक दे दिया बैंक को, लेकिन क्लियरेंस में देर लगी, 17 तारीख को वो क्लियर हुआ। तो क्लियर हुआ मतलब 17 तारीख को आपके बैंक में वो पैसे आएंगे, 15 तारीख को तो नहीं आएंगे। तो वो डिफरेंस का रीजन बन गया ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि 5,000 रुपए आपको तो मिल चुके थे, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये सिंपल है। देखो, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको सोचने पड़ेंगे। सपोज आपको ऐसा बोल देंगे कि चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, तो चेक रिसीव हो गया मतलब कैश बुक में आपको सोच लेना है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है। तो चेक रिसीव्ड हो गया, तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सपोज हम पासबुक से सोचते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे कैश बुक पे जाना है, मुझे कहाँ जाना है, कैश बुक पे जाना है। तो 5,000, सपोज 5,000 रुपये आपको मिल चुके हैं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पर बैलेंस है, तो कैश बुक का बैलेंस 5,000 रुपये से इंक्रीज हुआ होगा, बैलेंस, पैसे मिले। बैंक तो अब इक्वल करना है, तो यहाँ पे 5,000 पासबुक से मुझे कैश बुक पे जाना है, तो कैश बुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे मुझे, तभी जाके पासबुक से मैं कैश बुक पे पहुंच सकता हूँ।
इट इज दैट सिंपल। अगर बीओडी अगर बीओडी होता, पासबुक से मुझे कैश बुक पे जाना है, पासबुक में तो मैंने एंट्री ही नहीं की है, कैश बुक में ओडी, पैसे आए तो कैश बुक में ओडी डिक्रीज होगा। सिंपल है ना, कैश बुक में पैसे आते हैं तो ओडी डिक्रीज होता है, बैलेंस इंक्रीज होगा तो ओडी डिक्रीज ही होगा ना, सिंपल है। तो अब मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये माइनस, यहाँ पे 5,000 रुपये माइनस, पे भी 5,000 रुपये माइनस। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, उससे ऊपर से सारी चीज आपको आ जाएगी। देखो मुझे पता है, ये 6 चीज मैंने जो बताई है ना, जिस हिसाब से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर ये समझ आ गया ना, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इजी हो चुका है। कुछ नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। अब सेवेंथ वाला, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने डिपॉजिट कर दिया चेक, मतलब चेक डिपॉजिट करना मतलब बैंक में, बैंक अकाउंट में पैसे आना, सिंपल। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, ये फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन से उल्टा है। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया था, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पे ऐसा है कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं मैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि आपको सम करने में इजी रहेगा। अगर आपने चेक डिपॉजिट किया था, सपोज सपोज आपने चेक डिपॉजिट किया था रुपीज 15,000 का, आपने चेक डिपॉजिट किए थे 15,000 के चेक, सपोज ऐसा समझ लो कि 5,000 का एक चेक, फिर दूसरा चेक 5,000, सॉरी 4,000 का, एंड तीसरा चेक आपका 6,000 का। टोटल 15,000 रुपए के चेक, आपने 3 चेक आपने डिपॉजिट में डाले। उसमें से उसमें से बैंक में रिकॉर्ड हुए हैं, बैंक ने रिकॉर्ड किए अभी तक 9,000 रुपए के चेक, मतलब पहले 2 चेक बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए, ये आपने डिपॉजिट किए। उन्होंने बोल दिया क्या, सॉरी, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए ना, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये चेक जो है, ये 15,000 के बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए हैं इतने, बैंक ने पूरे 15,000 के रिकॉर्ड कर दिए। हमने पहले 2 चेक ही हमने रिकॉर्ड किए कैश बुक में, हो सकता है 5,000, 4,000, 9,000, ठीक है, ये चेक ही हमने रिकॉर्ड किए। अब इसको बहुत ही सिंपल है, देखो, या तो इसको डायरेक्टली भी समझा सकता हूँ। बैंक में और कैश बुक में दोनों जगह पे अगर कोई चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा ही नहीं कभी। वो बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट, क्योंकि दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो गया है, तो डिफरेंस कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो, ये 5,000 और 4,000 और ये 9,000, मतलब 5, 4, 9, ये बैंक में भी रिकॉर्ड हो चुका है और कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये 9,000 रुपए तो रिकंसिलिएशन का रीजन ही नहीं है, ये 9,000 रुपए बैंक रिकंसिलिएशन का रीजन है ही नहीं, तो हमें उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। हमें किसको देखना है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए जो है हमने डिपॉजिट किए, मतलब बैंक में, बैंक ने रिकॉर्ड किए, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है। इसको दोनों तरीके से कैसे करना है वो भी बता दो। देखो, बैलेंस स्टार्ट करते हैं कैश बुक से, सपोज स्टार्ट करते हैं बैलेंस। पासबुक, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में पैसे आए हैं, तो नौ, कितने रुपए? 6,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं हुए, तो 6,000 रुपए से बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, पैसे आए तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ। अब मुझे इक्वल करना है, कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो पासबुक 6,000 है, सॉरी, पासबुक 6,000 है, तो 6,000 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी 6,000 लिखने पड़ेंगे तो ही इक्वल होगा, तो यहाँ पे 6,000 ऐड कर दो। अगर बीओडी है, तो कैश बुक तो डैश, पासबुक क्या है? पासबुक में बीओडी पैसे आए तो ओडी डिक्रीज होगा, तो ओडी 6,000 रुपए से डिक्रीज हो जाएगा पासबुक में। इक्वल करना है, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे भी 6,000, और ये 6,000 रुपये माइनस, हो गया ये चीज। सिंपल है कि नहीं? पर अगर आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका क्या है? बैलेंस से ही सोचना है। सपोज बैलेंस है, आपको कैश बुक से जाना है कहाँ पे? पासबुक। अब पूरा ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ है? 9,000 रुपए। तो कैश बुक में मैं लिख दूंगा कि भाई, कैश बुक में बैलेंस 9,000 रुपए से इंक्रीज हुआ होगा, बैलेंस से सोचना है। तो कैश बुक में 9,000 से बैलेंस इंक्रीज हो चुका है भाई,
पासबुक में कितने से रिकॉर्ड, पासबुक में कितने से इंक्रीज हुआ है, टोटल 15,000 से पासबुक में इंक्रीज हो चुका है। तो ये 15,000 से बैलेंस पासबुक में तो इंक्रीज हुआ है। अब मुझे इसको इक्वल करना है। पासबुक में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कैश बुक से पासबुक पे जाना है। तो पासबुक में जो लिखा है वही टोटल में नीचे लिख दो, यहाँ पे भी वही लिख दो। 9,000 से 15,000 पे जाना है तो कितना, 6,000 रुपये प्लस कर दो। देख लो बैलेंस में, मैंने बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट था तब मैंने 6,000 रुपये प्लस किए थे, यहाँ पे भी मैं 6,000 रुपये प्लस कर रहा हूँ। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कहीं से भी जाओ कैसे भी जाओ, अंडरस्टैंडिंग सही है ना तो सही होगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है। चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब मैं नहीं बोल सकता इसको, इजीली है। चेक इश्यू मतलब पेमेंट किया आपने, सपोज 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का पेमेंट किया। ठीक है। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब बैंक में, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक मतलब बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है। लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में नहीं हुआ है। तो बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, पासबुक में फटाफट से देख लेते हैं। सपोज बैलेंस एज पर पासबुक से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। चेक प्रेजेंटेड फॉर पे, चेक इशू, इशू मतलब पेमेंट किया, बैंक में रिकॉर्ड हो गया। तो बैलेंस, बैंक में बैलेंस 5,000 से डिक्रीज हो चुका है भाई। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो 5,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। हाँ जी भाई, ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर बीओडी है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है, अगर बीओडी, 5,000 रुपये आपने पेमेंट किए, बैंक में रिकॉर्ड हो चुके हैं, पेमेंट किया तो ओडी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, ओडी इंक्रीज होता है। 5,000 रुपये से ओडी इंक्रीज हुआ, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यहाँ पे 5,000 रुपये लेस कर दो। इट इज दैट सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, उससे ऊपर से देखो, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट ऐसा सोचने की जरूरत है क्या, नहीं सोचने की जरूरत है, एडलेस ही सोचना है ना हमें तो। क्यों डेबिट क्रेडिट करना है, क्यों करना है ये सारी चीज, अगर हमें सोचना आता है तो क्यों करना है ये रट्टा मारने वाली चीज। ठीक है। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू सप्लायर। अब चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट गिवन टू सप्लायर मतलब क्या, इशूड वाला, ये सेम ट्रांजेक्शन है अलग तरीके से दिया। चेक इश्यू, आपने पेमेंट किसी को कर दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये खुद से भी कर सकते हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है। चेक इश्यू कर दिया, 5,000 रुपए का चेक इश्यू कर दिया। चलो फटाफट से बता ही देता हूँ। चेक इश्यू कर दिया, बैलेंस एक ही बताऊंगा, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक से पासबुक पे जाना है आपने, सपोज इसका अमाउंट 5,000 ही रख देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है यहाँ पे। चेक इशू कर दिया, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू सप्लायर। गिवन टू सप्लायर मतलब पेमेंट करना है, तो नॉट गिवन मतलब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, हुआ होगा। क्यों यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि मैंने सप्लायर को दिया ही नहीं पेमेंट, मैंने चेक तो लिख दिया लेकिन मैंने बंदे को दिया ही नहीं चेक। तो वो कैसे जाएगा बैंक में पैसे लेने के लिए। तो पासबुक में तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अगर बैलेंस से मैं सोचूंगा तो 5,000 रुपये से मेरा बैलेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है। 5,000 रुपये से मेरा बैलेंस डिक्रीज हो गया, दोनों को इक्वल करना है, 5,000 रुपये यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे। अगर बीओडी से सोचना है एज पर पासबुक, हाँ, बीओडी एज पर पासबुक मुझे सोचना है तो क्या कर सकता हूं मैं। बीओडी एज पर पासबुक अगर मैं सोचूं, बीओडी एज पर पासबुक अगर मैं सोचूं तो क्या हो सकता है, देखो, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में बीओडी अगर स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तो 5,000 रुपए का मैंने पेमेंट तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है पेमेंट। तो पेमेंट करूंगा तो बीओडी इंक्रीज होगा, 5,000 से इंक्रीज हुआ भाई मेरा पेमेंट। मुझे इक्वलाइज करना है तो यहाँ पे भी 5,000 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पासबुक में जो भी कर सकता हूँ पासबुक में करूंगा। 5,000, 5,000 सॉरी इंक्रीज कर दो, 5,000 प्लस में लिख दो। सिंपल है। पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हाँ हो सकता है। देखो कई बार होता है पेमेंट मेड, बैंक ने पेमेंट कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिंपल। ये भी एक रीजन हो सकता है, ये आप खुद ही कर सकते हो। एंड इसके बाद ये डिसऑनर ऑफ अ बिल
बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, ये भी मैं बताता हूँ, देखो। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विथ बैंक, जब आप डिस्काउंटिंग करवाते हो, बिल को डिस्काउंटिंग करवाते हो, आई होप अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो ये बिल्स का समझ आ जाएगा। बिल डिस्काउंट करवाते हो तो आपके बैंक में पैसे आते हैं, बैंक में पैसे आए वो कैश बुक में भी आपने लिख दिए होंगे। लेकिन बैंक जब डिसऑनर हो जाता है ना, जब भी डिसऑनर हो जाता है आपका जो अकाउंट है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब डिस्काउंट किया हुआ डिसऑनर हो जाता है ना, तो बैंक आपके अकाउंट में से पैसे काट लेती है, आपके अकाउंट में से पैसे काट लेती है बैंक, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सिंपल बोलूँ ना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब डिस्काउंट करवाते हो तो अब पैसे आते हैं आपके पास। अब जो डिसऑनर हो गई, जब डिसऑनर हो जाते हैं ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसके पैसे आपको काट लेने पड़ते हैं, वो काट लेते हो आप, ठीक है। बैंक काट लेती है आपके पास से, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होता है, क्योंकि वो बैंक अपने हिसाब से पैसे काट लेती है। बैंक के पास अपने पैसे लिए थे, अब डिसऑनर हो गया, मतलब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया तो बैंक अपने हिसाब से पैसे ले लेगी आपके अकाउंट में से, आपको पता ही नहीं है। तो सपोज बैंक ने आपके अकाउंट में से 10,000 रुपए काट लिए, आपको पता ही नहीं है, सिंपल इतना ही है। तो अगर आपको पता नहीं है तो क्या होगा, सपोज आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक पे आपको जाना है, ठीक है, पासबुक पे आपको जाना है। तो आप 10,000 रुपए बैंक ने काट लिए, आपको पता ही नहीं है कैश बुक में, तो कैश बुक में तो डैश कर दूंगा मैं। पासबुक में बैलेंस से सोचो, पासबुक में बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि उन्होंने पैसे काटे आपके अंदर से, तो 10,000 रुपए डिक्रीज हो गए। अब मुझे अभी दोनों को इक्वलाइज करना है, तो ये 10,000 रुपए, यहाँ पे ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए, सिंपल हो गया ये माइनस। अगर बीओडी से सोचना है, बीओडी एज पर पासबुक से सोचते हैं तो थोड़े, पीओडी एज पर पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पैसे गए तो ओडी इंक्रीज होगा, पैसे गए ओडी इंक्रीज होगा, कितने रुपए से, 10,000 से इंक्रीज हुआ भाई ओडी, पैसे गए, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। दोनों को इक्वलाइज करना है तो यहाँ पे 10,000 से माइनस कर दो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये 11 रीजंस थे, जिस रीजंस की वजह से आपका जो बैलेंस और वो सारी चीज है वो अफेक्ट होती है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल है, उससे मैं आपको बता कैसे आपको सम कर सकते हो आप, वो बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री जैमिनी एज ऑन 31 मार्च 2015। देखो 31 मार्च 2015 को बोला है, उन्होंने क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2015 एज पर कैश बुक बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब बीओडी। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये दोनों चीज से पता चल गया कितने रुपए, 12,000, वेर एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 8,300। आप किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हो, देखो मोस्ट प्रेफरेबल होता है कैश बुक से पासबुक पे जाओ, क्योंकि लॉजिकली आप सोचो कि आप जब प्रिपेयर करोगे तो आप अपने बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पे जाओगे, ना कि पासबुक के बैलेंस से अपने बैलेंस पे आओगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं, ये है पीआरएस, सिंपल है। क्या लिखना है, बैलेंस एज पर पास सॉरी कैश बुक, अमाउंट लिख दो, कितने रुपए है अमाउंट, 12,000 रुपए से मुझे स्टार्ट करना है। अब बैलेंस से सोचना है सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, अ चेक ऑफ 6,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28/3/2015। 28 तारीख को, 28 मार्च को आपने डिपॉजिट किया, टिल 31 मार्च 2015 बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड द सेम। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, ये मैंने करवाया है आपको कैसे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, बैलेंस कैश बुक, हम बैलेंस एज पर कैश बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक पे मुझे जाना है, कितने रुपए,
₹6,000 हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। हाँ भाई इंक्रीज हुआ होगा, पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। दोनों को इक्वल करना है तो पासबुक का तो सेम टू सेम लिख दो, क्योंकि मुझे कैश बुक से पासबुक पे जाना है। तो यहाँ पे भी डैश, तो ये 6,000 यहाँ पे लिख दो। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है सिंपल है। देखो मैं अब कुछ लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ मुझे तो ऐड लेस ही करना है। अगर आपको प्रेजेंट करना है अच्छे से तो आप ये लिख सकते हो, बता देता हूँ। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है, उसमें ये लिख सकते हो कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ऐसा लिख सकते हो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है। सेकंड, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला, स्टेटमेंट आई गेस तो इतना रिलेवेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ 400 इज क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब क्रेडिट करना मतलब सिंपल है, हमारे पास पैसे आए। बैंक क्रेडिट करता है ना, तो बैंक क्रेडिट कब करेगा, हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। सिंपल है ना, ये चीज थोड़ी अब धीरे धीरे आनी चाहिए। बैंक ने क्रेडिट किए मतलब हमारे पासबुक में पैसे आए। तो पासबुक में रिकॉर्ड, कैश बुक पासबुक पे जाना है मुझे। कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, इंटरेस्ट मिला हमें। तो ₹400 से इंक्रीज हुआ है। अब दोनों को मुझे सेम करना है, पासबुक में कुछ नहीं कर सकता मैं, जो कर सकता हूँ कैश बुक में ही करूंगा। तो ₹400 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे सेकंड में ₹400 ऐड कर दो। सिंपल। इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। सिंपल है। थर्ड वाला, अ चेक ऑफ 2,000 इज ड्रॉन। ड्रॉन मतलब क्या, इशू। ड्रॉ किया मतलब लिखा और किसी को पेमेंट के लिए दे दिया। टू दे ऑन 31 मार्च, एग्जैक्टली 31 मार्च को दिया। विच इज नॉट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। वो बंदा बैंक में लेके गया ही नहीं है चेक। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, बैंक में पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो रीजंस मैंने ऊपर बताए वही लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो बैंक बैलेंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में नहीं हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं, कैश बुक पासबुक बैलेंस से मुझे सोचना है। कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट ड्रॉ किया, कितने रुपए का पेमेंट किया, ₹2,000, तो बैलेंस मेरा डिक्रीज हुआ होगा। एंड पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दोनों को इक्वलाइज करना है, यहाँ पे 2,000 मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे। हाँ जी भाई, थर्ड में 2,000 इंक्रीज कर दो। इजी इजी एकदम। फोर्थ वन, बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस। बैंक डेबिट करता है मतलब पैसे काटता है हमारे अकाउंट में से। बैंक क्रेडिट करता है मतलब पैसे आए हमारे पास, हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक डेबिट करता है मतलब हमारे पास से पैसे गए। तो बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ 100 इन द अकाउंट ऑफ श्री जैमिनी विच रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में से पैसे चले गए। तो बैलेंस से मुझे सोचना है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो कैश बुक में नो रिकॉर्ड, तो डैश कर दो। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, हाँ भाई कितने रुपए, ₹100। पासबुक में बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा, उन्होंने काट लिया हमारे अकाउंट में से, तो ₹100 डिक्रीज हो गए। मुझे दोनों को इक्वल करना है, यहाँ पे 100 लिखूंगा, यहाँ पे भी 100 लिखूंगा, यहाँ पे भी 100 माइनस लिखूंगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ₹100 माइनस कर दो। अब आंसर देखो, आंसर लिखते टाइम पे ये 12,000 में से ये दोनों चीज माइनस और ये एक चीज प्लस करोगे ना आप अगर, तो 8,300 प्लस में आएगा आंसर। प्लस में आएगा आंसर। मतलब क्या, अगर आपने स्टार्टिंग प्लस से किया है, प्लस साइन से आपने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग ऑब्वियस प्लस से ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे बीओडी एज पर कैश बुक भी करोगे तो भी प्लस से ही करोगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 है। अगर आपका आंसर प्लस में आया मतलब ये पासबुक पे आप पहुंच गए। प्लस में आया ना मतलब बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यही आंसर आपका 8,300 माइनस में होता तो आप पहुंच जाओगे बीओडी एज पर पासबुक। इट इज दैट सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट प्लस में ही होगा, बीओडी एज पर पासबुक। अगर अगर ये आपका ऐसा होता कि बीओडी है, सपोज ये बीओडी एज पर कैश बुक होता, अगर ये 12,000, तो ये अगर आपका प्लस में ही आंसर आया ना, तो बीओडी एज पर पासबुक। अगर माइनस में आता तो बैलेंस उल्टा हो जाता, बैलेंस एज पर पासबुक। दैट्स इट।
तो ये जो एक चीजें है जो मैंने आपको, आई गेस सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा रहा। ये एक सेकंड नंबर का सन है। आप क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसको सॉल्व करो और मुझे भेजो, ताकि मैं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, आपको कितना आया वो भी समझ में मुझे आए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है बीओडी। ठीक है, थैंक यू सो मच।